हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है हर उस स्टूडेंट के लिए जो नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब चाहे वो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट पहली बार नेट एग्जाम को अपियर करने वाले हैं इस दिसंबर में, या जो स्टूडेंट्स पहले भी नेट एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेकिन आज हम ए टू जेड ऑफ नेट के बारे में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर हमेशा इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही है। चाहे वो कंफ्यूजन ये हो कि नेट और जेआरएफ के बीच में अंतर क्या है, एलिजिबिलिटी के बारे में, सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में, एज लिमिटेड के बारे में। तो हम यहाँ पर आज ऑल अबाउट नेट जेआरएफ पूरे विस्तार से हम इसको समझेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम आज यहाँ पे हमको एनटीए जो एग्जाम पैटर्न, जो अभी हमारा जो तब्दील हुआ है, जो चेंजेस आए एग्जाम पैटर्न के अंदर 2019 से लेके 2023 तक में, हमसे जो एक न्यू कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछने लगा है, हम उसको भी इन डिटेल में समझेंगे, ताकि आपकी ये जो दिसंबर वाली नेट की जर्नी है ना, 100% आप उसके अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, ठीक है। और 100% गारंटीड ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। इससे ना आपका डेफिनेटली नेट जेआरएफ का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने एक मुहावरा सुना होगा ना, जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि जंग में उतरने से पहले, कोई भी युद्ध में उतरने से पहले, उसके जो हथियार होते हैं, उसके जो औजार होते हैं ना, उसको चलाना जरूर आना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर आप औजार ही नहीं चला पाओगे तो युद्ध में जाके आपका क्या होगा, कुछ भी ना होगा। करेक्ट। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये आपके औजार के ही बारे में है, जहाँ पे हम इन डिटेल में समझेंगे कि नेट क्या होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेट एग्जाम क्या होता है, ठीक है। जेआरएफ क्या होता है, नेट एंड जेआरएफ के बीच का डिफरेंस, अंतर क्या होता है। तो देखो, नेट एग्जाम क्या है। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनटीए कंडक्ट करती है, ठीक है। अगर हम सरल भाषा में समझे तो नेट एग्जाम एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, या फिर आप बनते हो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, यानी कि आप डिग्री कॉलेज में एज अ टीचर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एलिजिबल हो डिग्री कॉलेज में टीचिंग करने के लिए। क्लियर। अब जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। तो देखो, जो स्टूडेंट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं ना, तो वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो स्टूडेंट बन जाए, उनको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि उनको रिसर्च करने के लिए यूजीसी पैसा देती है, विच मीन्स जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और ये पीएचडी करने के लिए आपको यूजीसी देती है स्टिपेंड, यानी कि पैसे। अब ये स्टिपेंड होता है 31K, यानी 31,000 से 32,000, कहीं पे 35,000 के बीच का ये आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप जब बनते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो डिग्री कॉलेज में टीचिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलती है, तो आप डिग्री कॉलेज में टीचिंग के लिए तो एलिजिबल हो ही हो, लेकिन साथ में आपको मिल जाती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी आप कर सकते हो। और वो पीएचडी करने के लिए आपको यूजीसी देती है पैसा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि मैम, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम जब जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या ये एग्जाम अलग अलग होता है, इनका क्या सिलेबस अलग होता है, इनमें क्या सेम है, क्या डिफरेंस है। तो देखो, इसमें जो सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका इन दोनों के लिए, चाहे आपको नेट क्वालिफाई करना है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना है, या जेआरएफ, इनका सिलेबस सेम है, इनका एग्जाम भी सेम ही है। आपको दो इनके लिए कोई अलग से फॉर्म भी फिल नहीं करना होता है। बस जब आप नेट का फॉर्म फिल करते हो, जब आपको वहां पे मेंशन करना होता है कि क्या आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपियर कर रहे हो, या आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपियर कर रहे हो, ठीक है। सिलेबस भी सेम है, एग्जाम की फीस भी सेम है, एग्जाम भी सेम दिन होता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अंतर आता है सिर्फ एज लिमिट और कट ऑफ का, ठीक है। यानी कि देखो,
जो हमारे नेट जिनको अपियर करना है, सिर्फ नेट एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए एज की लिमिट कोई नहीं होती है। लेकिन जेआरएफ के लिए ना एक एज लिमिट जो है ना फिक्स कर दी है, एज लिमिट, जैसे कि 30 इयर्स फिक्स कर दी है। अगर आप 30 के ऊपर के हो तो आप जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और दूसरा अंतर है दोनों में कट ऑफ का, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि कट ऑफ कैसे इनका बनता है, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेट जेआरएफ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी एनटीए ने यूजीसी ने रखी है आपको नेट जेआरएफ के लिए, जो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो ये है मास्टर्स डिग्री। अगर आपको नेट या जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम। पहली चीज ये है। अब स्टूडेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो देखो यूजीसी ने ये अपने हर नोटिफिकेशन में स्टार्ट से ही हमेशा बोला है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, या जो मास्टर्स के अपने फाइनल ईयर में है, या फिर जिन्होंने मास्टर्स का फाइनल एग्जाम दे दिया है लेकिन उनका रिजल्ट अवेटिंग है, अभी उनका रिजल्ट आया नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। बट एक कंडीशन ये रखी गई है कि आपके जो नेट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 2 इयर्स के अंदर आपको अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है। अगर आपने 2 साल के अंदर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा नेट का, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैधता मानी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 2023 में नेट का एग्जाम दिया एंड आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन अभी भी आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेम में हो, तो यानी कि 2025 तक आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज इसकी वैधता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड जो, एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया भाई मास्टर्स होना चाहिए। अब मास्टर्स के अंदर अगर आप जर्नल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मास्टर्स में 55% मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, राउंड ऑफ काउंट नहीं किया जाता है, आपके 55% होना ही चाहिए। ये चाहे आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जेआरएफ के लिए, ये दोनों ही के लिए आपका मास्टर्स में 55% होना चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है। अब अगर वो कैंडिडेट जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ओबीसी में कौन, नॉन क्रीमी लेयर्स वाले, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर्स वाले मतलब उसमें आते हो तो ही आप ओबीसी की जो बेनिफिट्स है, रिजर्वेशन आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन लोगों का जो मास्टर्स का परसेंटेज है वो 50 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी जनरल कैटेगरी में मास्टर्स में 55% और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनका 50% होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्राइटेरिया की बात करें एलिजिबिलिटी की, वो है एज लिमिट से, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि दो ही चीज को लेके दोनों में अंतर है। पहला ये, जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट फिक्स कर दी गई है जो है कि है 30 इयर्स, यानी कि जेआरएफ आप सिर्फ 30 साल की उम्र तक जनरल कैटेगरी जो है, जो जनरल कैटेगरी है वो सिर्फ 30 साल तक ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, उसके बाद नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर जेआरएफ। वो किन लोगों को है, रिजर्व कैटेगरीज यानी कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन कैंडिडेट्स। जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स है उन लोगों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी की वुमेन है, ठीक है, तो आप 35 इयर्स तक एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है जेआरएफ का तो फिक्स है कि आप 30 इयर्स जनरल कैटेगरी, उससे ज्यादा नहीं, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी जिनको है उनके पास 5 साल का एक्स्ट्रा यानी 35 इयर्स तक का मिलता है। इसके अलावा जो नेट के अटेम्प्ट है, नेट आप जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप कितने भी साल के हो, आप नेट आराम से दे सकते हो। हाँ इतना है कि आपकी भाई मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए विद द परसेंटेज विच हैज बीन फिक्स्ड, उसके हिसाब से, ठीक है। तो नेट के लिए कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं है, जेआरएफ 30 इयर्स के ऊपर नहीं दे सकते हो,
जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। देखो नेट के अंदर, नेट जेआरएफ में हमको दो पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो जो पेपर 1 है ना, ये एक कंपल्सरी पेपर है और ये सेम है, मतलब आप कोई भी फील्ड को क्यों ना बिलोंग करते हो, पेपर 1 हर स्ट्रीम वालों के लिए सेम होता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे पेपर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है और उनके अंदर कितना चेंजेस आया है अभी। और जो पेपर 2 होता है ना, पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 वो सब्जेक्ट होता है जो आपके मास्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, ओके, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट में ही आप नेट एग्जाम देते हो। ठीक है, और आपका पेपर 2 वही सब्जेक्ट होता है। मान लो आपने कॉमर्स में मास्टर्स किया, ठीक है, तो आपका पेपर 2 क्या होगा, कॉमर्स। आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है तो आपका पेपर 2 यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर साइंस। आपने फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स किया है तो आपका पेपर 2 होगा फॉरेंसिक। इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है तो पेपर 2 होगा आपका इकोनॉमिक्स। लेकिन जो पेपर 1 है ये हर स्ट्रीम के लिए सेम होगा। तो पेपर 2 का ऐसे मोर देन 83 प्लस सब्जेक्ट्स है जो एनटीए की वेबसाइट पे है। तो आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर किया है आपको उसी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देना होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के पास ये भी कंफ्यूजन होता है, ये सवाल भी आता है कि मैम हमने, हमारा जो ग्रेजुएशन है वो तो हमने कॉमर्स में किया है लेकिन मैंने मास्टर्स में सोशियोलॉजी पढ़ी है, तो अब मैं नेट किस सब्जेक्ट में दूंगी। तो नेट आप दोगे अब सोशियोलॉजी में। आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट किया उसका कोई लेना देना नहीं है, आप मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट कर रहे हो वो मायने रखता है। मान लो आपने अकाउंट्स में अपना ग्रेजुएशन किया, आपने मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स किया, तो आप नेट मैनेजमेंट में ही दे सकते हो, आप अकाउंट्स में नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मास्टर्स में आपने जो सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है वही आपका नेट का सब्जेक्ट होगा। अब वो स्टूडेंट्स क्या करें जिनका सब्जेक्ट, जिनके मास्टर्स का सब्जेक्ट एनटीए ने अपने कोई भी सब्जेक्ट लिस्ट में मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो है ना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर नेट एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीए, जो लोग सीए करते हैं या जो लोग ने सीए किया है या सीएस किया हुआ है या जिन्होंने एमबीए किया है इन मार्केटिंग या बिजनेस फाइनेंस में, तो ये स्टूडेंट्स है ना कॉमर्स में नेट एग्जाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सीए के अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट है, सीएस के अंदर कॉमर्स के है, एमबीए के अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट क्योंकि इनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है नेट एग्जाम के लिए, एनटीए ने कोई मेंशन नहीं किया है, तो ये स्टूडेंट्स जो है ना अपना कॉमर्स में नेट दे सकते हैं। जैसे कि देखो नेट के अंदर एक वुमेन स्टडीज करके एक सब्जेक्ट है, तो अब ये वो बच्चे भी दे सकते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज के अंदर मास्टर्स किया है, सोशल साइंस में मास्टर्स किया जैसे सोशियोलॉजी या कुछ भी, मतलब तो वो बच्चे ना वुमेन स्टडीज के अंदर, क्योंकि ये उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो नेट के जो सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है, जो वैलिडिटी होती है, वो कितनी होती है, कब तक की होती है। ठीक है, तो देखो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आपकी जो सर्टिफिकेट रिजल्ट की जो वैधता है, मान्यता है, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। मतलब आज आपने 2023 में आपने क्वालिफाई कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर, अब जिंदगी भर आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, लाइफ टाइम वैधता है। लेकिन जेआरएफ की जो वैधता है ना वो सिर्फ 3 साल तक होती है। यानी कि जैसे मान लो आपने 2023 के अंदर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आपको 3 साल यानी कि क्या कितना हो गया 2026 के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही लेना है, वरना इसकी वैधता, जेआरएफ की वैधता खत्म हो जाती है। ठीक है, नेट एग्जाम जो है वो साल में 2 मरतबा होता है, जून जो अभी रिसेंटली यानी कल ही खत्म हुआ है और दिसंबर जो अभी हमारा आने वाला है। तो यही उनका जो कैलेंडर है एनटीए वालों का, जून एंड दिसंबर का साल में 2 मरतबा एग्जाम होता है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, नो पेन एंड पेपर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि नेट जेआरएफ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक है कॉमन जनरल पेपर 1 विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, एक होता है हमारा पेपर 2 जो मास्टर्स बेस्ड होता है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपको 10 यूनिट्स दिए गए हैं, पेपर 2 के अंदर 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 1 में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, जो टोटल 100 मार्क्स का बनता है। पेपर 2 के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल जाके बनता है हमारा 200, यानी कि आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। दोनों पेपर एक ही दिन होता है, ठीक है। और इस एग्जाम की सबसे खासियत बात यह है कि इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हो या आप रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके मार्क्स कट नहीं होते, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि नेट जेआरएफ का रिजल्ट बनता कैसे, ठीक है। तो देखो, आपका जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है। तो मिनिमम आपको पेपर 1 के अंदर 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ता है, पेपर 2 के अंदर आपको 80 मार्क्स मिनिमम लाना ही पड़ता है, और दोनों का मिलाकर टोटल आपको 40% दोनों पेपर में मिला के आना ही चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग आपका परसेंटेज है, ठीक है। यानी कि आपके पेपर 1 के अंदर आपको मिनिमम 100 में से 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है, पेपर 2 के अंदर आपको 200 में से मिनिमम 80 मार्क्स लाने ही है, और दोनों का एग्रीगेट मिला के 40%। अगर आपका इतना मार्क्स नहीं आता है, पेपर 1 में 40 एंड पेपर 2 में 80 नहीं आता है, तो आप ना नेट की रेस से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कट ऑफ की रेस में रहना है तो ये आपकी सबसे पहला स्टेज है कि आपके पास इतना मिनिमम मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद जितने बच्चों का मान लो इससे कम आता है, 40% से कम आता है, ठीक है, तो वो लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। फिर जो जितने बच्चे बचते हैं ना, उन बच्चों के बीच में जाके आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। यानी कि पहले मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि अगर जिन बच्चों का इतना मिनिमम मार्क्स नहीं आएगा वो रेस से बाहर हो जाएंगे, और जिनका मिनिमम इतना मार्क्स आया है वो बच्चे रेस में रहते हैं। उसके बाद फिर कंपेयर करके बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स में रिजल्ट बनाया जाता है, वहां जाके बनता है आपका कट ऑफ, ठीक है। अब नेट एंड जेआरएफ का एक और अंतर मैंने बताया था, एक एज का अंतर होता है और दूसरा यहाँ पर होता है कट ऑफ का। तो कट ऑफ देखो कैसे बनती है, जैसे कि मान लो नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ की, तो अगर नेट की जो कट ऑफ है वो मान लो अगर आपकी 170 है, तो जेआरएफ की ना हमेशा उससे 10-15 ऊपर ही जाती है, तो मान लो ये 182 से 192 के बीच में रहेगी। तो कट ऑफ का डिफरेंस होता है, जेआरएफ की कट ऑफ जो है ना वो नेट से हाई होती है, ठीक है। एंड अब जो नेट का रिजल्ट है ना, एक तो आता है परसेंटेज पे, ओके, एंड एक आता है परसेंटाइल पे। अब ये परसेंटेज एंड परसेंटाइल देखो, परसेंटेज यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जो मल्टीपल शिफ्ट्स में नहीं होते हैं, तो उन सब्जेक्ट में आपका परसेंटेज मिलता है, ठीक है। अब ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट्स में, 4 शिफ्ट्स में, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिनका एक शिफ्ट से ज्यादा बार में जो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या है ना, वो नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए उसके अंदर ना परसेंटाइल मेथड से आपका रिजल्ट निकाला जाता है, ओके। तो जहां पे मल्टीपल शिफ्ट्स नहीं होती है वो सब्जेक्ट में परसेंटेज के बेसिस पे रिजल्ट आता है, और जहां मल्टीपल शिफ्ट्स होती है वहां पे आता है परसेंटाइल पे, ठीक है। चलो अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, सिलेबस। तो 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले मैं आपको पेपर 2 का बताती हूँ। देखो, पेपर 2 पेपर 1 नेट का सिलेबस जो है ना ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा गहरा सिलेबस है आपका। मतलब जब आप इसको इन डेप्थ सीरियसली जब आप इसकी पढ़ाई करोगे ना, आपको लगेगा ये एक समंदर है जो खत्म ही नहीं हो रहा, ये इतना वास्ट है। इसका रीजन क्या है, देखो, पेपर 2 के अंदर आपने 11th से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने जितना पढ़ा है ना, सबको मिला के दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने कॉमर्स में अगर आप नेट दे रहे हो, ठीक है, तो 11th कॉमर्स से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स के अंदर आपने जितना पढ़ा है, आपने जो जो पढ़ा है, सब कुछ मिक्स करके इसका कॉम्बिनेशन मिला के दिया है। और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वास्टनेस है, यानी कि एक थियरी आप पढ़ोगे, एक थियरी के अंदर मान लो 10 सब थियरी है, तो आपको 10 सब थियरीज को भी इन डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि लेवल जो है ना अभी नेट के एग्जाम का, वो बेसिक से एडवांस की तरफ आ चुका है। यानी कि पहले ही एकदम बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते, मतलब उठाओ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अब एडवांस यानी कि एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, उसका एप्लीकेशन कर पाओगे, ठीक है।
तो पेपर 2 के लिए आपने 11 से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने जितना पढ़ा है ये आपको पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि ये इसी में से ही एग्जाम में आता है, यही आपका पेपर 2 का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो देखो पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, वो आपको लगेगा कि ये दुनिया अलग का एक सिलेबस है, मतलब ये एक अलग ही दुनिया से कहीं से आया है। क्यों? इसका रीजन ये है, देखो ये जो आपको 10 यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, अब ये जरूरी नहीं है ना कि हर स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। भाई अगर हम ह्यूमैनिटीज के हैं तो हमको मैथ्स या डीआई से हमारा क्या लेना देना, नहीं है ना। हमने बीएड करा ही नहीं है तो हमको टीचिंग से क्या लेना देना। हर किसी को रिसर्च सब्जेक्ट नहीं था तो उनको रिसर्च से क्या लेना देना, करेक्ट। जो लोग ने कॉमर्स पढ़ी है उनको एनवायरमेंट से उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, ये सिलेबस ऐसा बनाया गया है, क्योंकि देखो नेट क्वालिफाई करने से क्या होता है, आप बनते हो डिग्री कॉलेज के टीचर या आप पीएचडी यानी रिसर्च फील्ड में जाते हो। तो उसको देखते हुए सिलेबस आपका पेपर 1 का डिसाइड किया गया है। जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो देखो अभी लॉजिक है। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि जितने लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं सबने बीएड करा हुआ है, नहीं। नॉन बीएड लोग भी है जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हाउ टू टीच, तो इसका मेन उद्देश्य टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट का यही है, ताकि आपको ये पढ़ाया जाए, आप पढ़ के ये समझो कि हाउ टू बी अ गुड टीचर, हाउ टू टीच, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिक है भाई, या तो हम टीचर बनते हैं या रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, तो हमको रिसर्च के बारे में जानने के लिए ये सब्जेक्ट दिया गया है। हमारे अंदर गुण आ जाए टीचिंग का, रिसर्च का, कि रिसर्च कैसे करी जाती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च पेपर लिखा कैसा जाता है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो देखो इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, देन यू हैव टू गिव द आंसर, फाइंड द आंसर। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अब देखो भैया ये तो लॉजिक है, बहुत बड़ी लॉजिक है। आप चाहे टीचर बनो चाहे आप रिसर्च फील्ड में जाओ, कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है तो एग्जाम पास करके भी क्या ही कर लोगे, नॉलेज इतनी रख के भी क्या ही कर लोगे जब अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम्युनिकेशन दिया है। अब हम अगर बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई की, तो देखो अगर हम दूसरे नेशनल लेवल एग्जाम से कंपेयर करें, तो जो नेट एग्जाम में मैथ्स और डीआई का लेवल है ना, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये लो टू मॉडरेट के बीच का है। ये मीडियम लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। तो मैथ्स और डीआई में तो आपको घबराना है नहीं, वो तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बहुत इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, अब देखो लॉजिकल रीजनिंग आपको इसके अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, भाग में। एक है इसके अंदर हमको पूछा जाता है इंडियन लॉजिक, और एक बनता है हमारा वेस्टर्न लॉजिक, फैलिसीज, मूड्स एंड फिगर्स, सिलोगिज्म वगैरह। तो एक इंडियन लॉजिक के हिसाब से है और एक हमको वेस्टर्न लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो आईसीटी, जाहिर सी बात है हम टीचर बन रहे हैं, रिसर्च फील्ड में आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प हम ले सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो हमारे को हमारे काम में हेल्प करेगी, ये आईसीटी के द्वारा इसलिए यहाँ पे रखा गया, हम जान सकते हैं। पीपल एनवायरनमेंट, स्कूल में पढ़ा है हमने ईवीएस, उसके बारे में। एंड द लास्ट यूनिट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। अब देखो भाई ऑब्वियस है, हम टीचर बन रहे हैं डिग्री कॉलेज के, हम पीएचडी कर रहे हैं वो भी डिग्री लेवल, करेक्ट। अब डॉक्टरल लेवल आ रहा है, तो अब हम हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर स्टडीज में ही तो टीचिंग कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं ना, तो हमको हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसके बारे में आपको मालूमात होनी ही चाहिए। तो हायर एजुकेशन के अंदर एक हमारा एंशियंट का पार्ट है और एक हमारा मॉडर्न यानी जो करंट का पार्ट चल रहा है। एंशियंट के अंदर कि पहले जमाने में एजुकेशन कैसी होती थी, क्या क्या किस किस थ्रू हमको एजुकेशन मिलता था। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन थे उनके बारे में, स्कीम्स वगैरह थी उसके बारे में, ठीक है। और मॉडर्न में हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है, यानी कि करंट स्कीम्स क्या है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च के लिए क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, स्कीम्स क्या आ रही हैं, कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम निकल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। तो ये सब चीजें ये कवर करता है। और सबसे बड़ा औजार इस नेट जेआरएफ की जंग में उतरने से पहले का है सिलेबस जानना, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानना। देखो ये गारंटी है, अगर आपने 2019, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2019 में, 2019 से लेकर अभी जो 2023 तक में जो एग्जाम्स हुए हैं,
यानी कि फरवरी 2023 और जो भी आपका जून में जो खत्म हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो और उसके हिसाब से अगर आपने अपनी स्टडी स्टार्ट करी ना, तो मतलब आधी आपकी जंग यहाँ पे खत्म हो गई। इसका रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब एप्लीकेशन लेवल के आ रहे हैं। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे अगर मैं टीचिंग का ही यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, तो पहले क्या पूछा जाता था बेसिक लेवल में, कि जैसे मान लो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हमको ये थियोरी किसने दी है, बेसिक है। आप ऑप्शन दे दिया, भाई जिस थियोरिस्ट ने आपको ये दिया है आप उसका नाम बता दो, जिस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। लेकिन अब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको यही ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर साइकोलॉजी का पार्ट का भी, मेमोरी के बेस पे क्वेश्चंस डालकर, जैसे इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, ये सब आपको दे रहा है, वर्किंग मेमोरी दे रहा है, या क्लास में किस तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज करके आप आउटकम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। तो अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने एनालाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ के अगर आपने अपनी जो एक कहते हैं ना जर्नी आपने अगर स्टार्ट करी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत बड़ी एक की है, जो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते हो। वरना अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने एनालाइज नहीं किया, सॉल्व नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, तो देन आपके लिए नेट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको नेट एग्जाम से रिलेटेड, जेआरएफ से जो भी कंफ्यूजन डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अभी जो बच्चे दिसंबर के लिए, दिसंबर 2023 के लिए जो बच्चे अब बैठने वाले हैं एग्जाम में, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। देखो 6 मंथ्स नेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कि अगर आपने ये 6 महीना डेडिकेटली अगर आपने तैयारी अपनी कर ली ना, तो 100% आपको पास होने से, आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। बस इतना आप ध्यान रखो, 100 स्ट्रैटेजी 50 स्ट्रैटेजी किसी के पीछे भागना नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने से। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से स्टार्ट करो, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब उससे पहले आप आइडियाज ले सकते हो, लेकिन एकदम सतर्क जो आप कहोगे ना, वो आपको 2019 से ही आइडिया लग पाएगा। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, पेपर 1 पेपर 2 सेम स्ट्रेटेजी दोनों में काम करेगी। उसको एनालाइज करो, उसको समझो कि कहाँ से टॉपिक पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, अपना पढ़ना स्टार्ट करो, अपना शेड्यूल वैसे ही आप बनाओ। और रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको साथ साथ आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अल्टरनेट डेज का रिवीजन रखो, और वीकली रिवीजन तो आप कंपल्सरी रखो। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये आप लगाते चलो। इससे क्या होगा, रिवीजन करने से आपके दिमाग में ना आपने जो भी पढ़ा है वो चीजें बसती जाएगी, मतलब दिमाग में मेमोराइज होती जाएगी, जो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अभी से डेली अगर आप 6 आवर्स भी निकालते हो ना, आने वाले 6 महीने तक के लिए, आपको कोई भी पास होने से रोक पाएगा ही नहीं। सो ऑल द बेस्ट आपको, आपकी इस नेट जेआरएफ की जर्नी के लिए। ये सफर में आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, आप हमको भी सपोर्ट करो। हमारे चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स जो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के। हमने कुछ ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस, यानी जो अभी आ रहे हैं, न्यू न्यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी हमने चलाई है। आप उन लेक्चर्स को देखो। हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि नेट स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, उन स्टूडेंट्स तक क्वालिटी कंटेंट उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके, जहां पे हम बेसिक्स के साथ साथ जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं हम उसको भी कवर कर रहे हैं, जिससे आपका सफर बहुत आसान बने। तो आप आपके इस नेट के सफर में, इस नेट जेआरएफ की जर्नी में हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये शेयर करो, ताकि उन तक, उन बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ये क्वालिटी कंटेंट, जो अच्छी एक कंटेंट है, अच्छा एजुकेशन उन तक भी पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।